आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब की वो स्पीच जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जो स्पीच स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज में दी थी, आज वही स्पीच मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लेके आया हूँ। मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप लोग इस स्पीच को सुन लेते हो तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाएगी। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने भी इस स्पीच को सुनने के लिए हाईली रिकमेंड किया हुआ है। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित होने पर खुद को बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूं और आज मैं पहली बार किसी ग्रेजुएशन समारोह के इतने समीप पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं जो आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाली हैं। मेरी पहली कहानी डॉट कनेक्ट्स के विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक कॉलेज किसी तरह से आता जाता रहा। तो प्रश्न अब ये उठता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा क्यों था। ये सारी चीज़ें मेरे जन्म होने से पहले ही तय हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली माँ एक अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वो मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि मुझे जो भी अडॉप्ट करे वो ग्रेजुएट हो। इस प्रकार सब कुछ पहले से ही सेट था और मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक से उनका विचार बदलता है और उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करेंगे। तभी उसी रात मेरे माता पिता की साइड से वेटिंग लिस्ट में कॉल जाती है और उनको बताया जाता है कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप गोद लेना चाहेंगे? उधर से जवाब आता है, हाँ हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। बाद में मेरी माँ को पता चलता है कि जो मुझे गोद लेने जा रही हैं वो माँ ग्रेजुएट नहीं है और उनके पति यानी कि मेरे नए पिता हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन नहीं किए और साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीने के बाद मेरे नए माता पिता ने मेरी माँ को आश्वासन दिया और वचन दिया कि हम आपके बेटे को कॉलेज भेजेंगे। इस बात को सुनकर के मुझे जन्म देने वाली माँ मुझे गोद देने के लिए तैयार हो गई और पेपर पर साइन कर दिए। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने गलती से स्टैनफोर्ड जैसा ही मेगा कॉलेज चुन लिया था, जो कि मेरे गरीब माँ बाप को अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं था। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी पूंजी मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरीके से मुझे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी को खर्च करता जा रहा था। तभी मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें करना छोड़ दिया, लेकिन जिन क्लासेस में इंटरेस्ट था उनको करना जारी रखा। ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मुझे दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार को रात को 7 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक बार पेट भर के खाना मिल सके। यह करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी जिज्ञासा और लगाव की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए बहुत अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस को जारी रखूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में अच्छे तरीके से अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और अच्छे तरीके से टाइपोग्राफी को अच्छा बनाना सीखा। यह बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे,
तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो नहीं होते। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म पर, या किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई, वॉच, और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की थी। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटॉश रिलीज की थी और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब आप लोगों का सवाल होगा कि अपनी ही कंपनी से कोई कैसे निकाल सकता है। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर को लेकर के हम दोनों में विवाद होने लगे। यह बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता चली और उन्होंने उसी आदमी का साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी अडल्ट लाइफ का फोकस था अब वह पूरे तरीके से खत्म हो चुका था और यह पूरी तरीके से मुझे बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचे दिखाया है। मैं डेविड पार्ट और बॉब नाइसी से मिला और सब कुछ ऐसा होने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने बैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया, किंतु अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड्स में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्चर को शुरू किया और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्चर ने विश्व की पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट के द्वारा विकसित की गई तकनीक का प्रयोग करती है। अब लोरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार से मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरीके की ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी ज़रूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिसे आप वास्तव में करना चाहते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा, और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाती है।
इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मेरी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कथन पढ़ा था जो कुछ इस तरह था कि यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ी और तब से पिछले 33 सालों में मैंने प्रत्येक दिन सुबह उठकर शीशे में देखा और खुद से एक सवाल किया, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो मैं आज क्या वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं मिलता था तो मैं समझ जाता था कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब मुझे सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय में ट्यूमर है। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि अग्नाशय होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही बचा है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होती हुई मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स को निकाला गया। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो कि एक सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर एक नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात को सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। जाते जाते मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। भूखे रहने से मतलब है कि किसी भी चीज को करने के लिए तत्पर रहिए, और पागल रहने से मतलब है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है। पागल बनकर के सारी चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। सो स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश।